हे व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ काजू उमेज के द ड्रिफ्टिंग क्लासरूम इस हॉरर मांगा के बारे में। द ड्रिफ्टिंग क्लासरूम 1972 टू 1974 में पब्लिश की गई थी और काजू उमेज को हॉरर मांगा का गॉड भी कहा जाता है क्योंकि उमेज की राइटिंग्स जो थी वो काफ़ी हटके थी अपने टाइम के लिए। और बहुत से कंटेम्प्रेरी हॉरर मांगा का जैसे कि जुंजी ईतो उमेज को अपना आइकॉन मानते हैं और उसी के वर्क से अब कुछ मोटिवेशन डिराइव करते हैं। मैं काफ़ी दिनों से द ड्रिफ्टिंग क्लासरूम पढ़ने की कोशिश कर रहा था बट इट्स अ कमिटमेंट क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बुक है और मेरे पास उतना टाइम नहीं था। फाइनली मैंने डिजिटली इसे बाय किया और अपने कोबो पे पढ़ा और आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। द ड्रिफ्टिंग क्लासरूम की स्टोरी को अगर मैं कुछ सिंप्लीफाई करके बताना चाहूँ तो विलियम गोल्डिंग की क्लासिक नॉवेल द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज वही स्टोरी इसमें है, बस इसमें कुछ हॉरर एलिमेंट्स, जापानीज एलिमेंट्स और कुछ लिंकियन मूवमेंट्स अगर मैं कहूँ तो वो इसमें डाले गए हैं। 6th ग्रेड में पढ़ने वाला शो टाकामात्सु जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है इस पूरी स्टोरी में, वो सुबह सुबह अपनी माँ से झगड़ा कर लेता है। उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता और मैं कभी भी घर नहीं आऊँगा और वो अपने स्कूल के लिए निकल पड़ता है। उसकी माँ भी उसे यही कहती है कि हाँ मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहूँगी और तुम घर पे कभी मत आना। पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये सब बातें जो है वो सच हो जाएंगी क्योंकि शो अपने स्कूल में जब जाता है 2nd या 3rd लेक्चर शुरू होता है तब स्कूल में एक एक्सप्लोजन हो जाता है। शो विंडो के बाहर देखते हैं तो उसे पता चलता है कि उसकी क्लासरूम जो है वो मूव हो रही है, वो ड्रिफ्ट हो रही है। सभी बच्चे और फैकल्टी ये चीज़ नोटिस करते हैं और सभी बच्चे और फैकल्टी अपने रूम से क्लासरूम से बाहर आके देखते हैं तो ये पूरा स्कूल जो है वो एक डेसोलेटेड, डेजर्टेड, आइसोलेटेड लोकेशन पे स्ट्रैंडेड हो गया है। दूर दूर तक कुछ भी ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स नहीं दिख रहे हैं। कोई भी लिविंग ब्रीदिंग ऑर्गेनिजम्स, एंटिटीज़, ह्यूमन इंडिविजुअल्स नहीं दिख रहे हैं। दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही और रेगिस्तान है और काफ़ी भयंकर धूप है पूरे एरिया में। स्कूल के अडल्ट्स यानी कि नॉन टीचिंग और टीचिंग फैकल्टी इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक सर्वेइंग करते हैं स्कूल के इर्द गिर्द। उन्हें पता चलता है कि स्कूल और स्कूल का छोटा सा पार्ट ये सभी एक इस जगह पे ट्रांसफ़र हो गए हैं और उन्हें ये नहीं पता या किसी को भी ये नहीं पता कि वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, कौन से प्लैनेट पे है, कौन से डायमेंशन पे है, कौन सी रियलिटी में है, वो ज़िंदा है या मर गए, दिस इज़ एन आफ्टर लाइफ और हेल, किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। और जैसे हमारे कैरेक्टर्स को ये सब चीज़ें कुछ रियलाइज़ होती है या कुछ आइडिया आता है तभी हमें भी पता चलता है। तो उनके POV से ही हमें ये सब चीज़ें पता होती है कि स्टोरी में क्या हो रहा है और ये सब क्यों आए हैं यहाँ पे और क्या हुआ है एक्चुअल में। स्कूल के एडल्ट्स सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए स्कूल का सर्वे करते हैं तब ये भी काउंट करते हैं कि कितने इंडिविजुअल्स यहाँ पे है। तो 867 इंडिविजुअल्स बच्चे और टीचिंग नॉन टीचिंग फैकल्टी को पकड़ के यहाँ पे इस पूरे स्कूल के कैंपस पे है। इन्वेंटराइज करते हैं कि उनके पास खाने पीने के लिए कितनी चीज़ें हैं, उनके पास पानी कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कितने लैम्प्स, लाइट्स है, ये सब वो लोग इन्वेंटराइज करते हैं। स्कूल के एडल्ट्स जो है वो बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, खास करके छोटे बच्चों को जो अपनी माँ बाप के पास वापस जाना चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में या कुछ टाइम पीरियड के बाद जापानीज़ या US की आर्म फोर्सेस उन्हें आके यहाँ से बचा लेंगे, उनको सिर्फ उसी टाइम तक सर्वाइव करना है। बट क्या होता है कि ये जो पूरा जो इवेंट है ना वो काफ़ी बॉन्कर्स है, काफ़ी रियलिटी से आउट ऑफ रियलिटी है। तो ये जो भी अडल्ट्स है वो इसे कंप्रीहेंड करने में फेल हो जाते हैं। तो जो टीचर्स है उनकी साइकी ब्रेक डाउन हो जाती है, उनकी साइकी का। कुछ टीचर्स जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, कुछ टीचर्स जो है वो मर्डर करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे का और बच्चों का। कुछ फैकल्टी मेंबर्स जो है फूड को चुराना शुरू कर देते हैं और खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। कुछ टाइम बाद सभी अडल्ट्स मर जाते हैं और पूरी जिम्मेदारी अभी बच्चों पे आ जाती है खुद को बचाने की। और इस पूरे केओस में हमारा मेन कैरेक्टर शो टाकामात्सु एक अनविलिंग लीडर की तरह उभर कर आता है क्योंकि वो बहुत ही ब्रेव है, काइंड है और सेल्फलेस है। तो सभी बच्चे मिलके खुद के प्रोटेक्शन वगैरह के लिए प्लानिंग करते हैं। वो सभी सबको सुरक्षित रखने के लिए, सबके सर्वाइवल, ये बेसिकली एक सर्वाइवल स्टोरी है, तो सबके सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इस गवर्नमेंट में मिनिस्टर की पोजीशंस तैयार करते हैं
सभी मिनिस्टर्स मिलके शो टाकामात्सु को अपना प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सेल्फलेस है और वो काफ़ी एक्टिवली नई नई चीज़ें कर रहा है और सबको हेल्प कर रहा है। खास करके छोटे बच्चों को बचाने में उसका काफ़ी बड़ा हाथ है। सिचुएशन धीरे धीरे डार्कर टर्न लेने लगती है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता, पहले 50 पेजेस में ही ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। बच्चे गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं, पावर स्ट्रगल होता है, कल्ट्स तैयार होते हैं, रिलीजन तैयार होते हैं, कैनिबलिज्म होता है। दिस इज जस्ट अ सरफेस, पर बहुत सी चीज़ें होती है। और स्कूल में तो खतरा है ही, पर बच्चे जब बाहर सर्वे करते हैं स्कूल के दूर दूर तक, तब उन्हें पता चलता है कुछ क्रिएचर्स है, शायद वो एलियंस है, शायद वो इवॉल्व ह्यूमन है, हमें नहीं पता कि वो क्या है, पर वो भी काफ़ी डेंजरस है। तो ये स्टोरी यही है कि किस तरीके से बच्चे सर्वाइव करते हैं, क्या वो अपने पेरेंट्स से मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, और एक्चुअल में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसके थीम्स के बारे में मैं बात करूँगा तो सबसे पहले और सबसे हाईलाइट मुझे इसकी थीम यही लगी कि अथॉरिटी का जो खतरा है या अथॉरिटी का डर भी और खतरा भी जो बच्चों के मन में रहता है और बच्चों के लिए रहता है, वो बहुत ही सही तरीके से इसमें उमेश ने दिखाया है। जो भी अडल्ट्स है वो काफ़ी वायलेंट तरीके से और काफ़ी एलियनेटेड तरीके से बच्चों के साथ बिहेव करते हैं। पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इसी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स उभर कर आती है। बच्चों की जो वर्ल्ड व्यू है, बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ओपन है, उनके मन में कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं है, इसीलिए उनका मेंटल कोलैप्स नहीं होता, मेंटल ब्रेकडाउन नहीं होता। बट अडल्ट्स के प्री कंसीव्ड नोशंस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस और फिजिक्स की वजह से उनके नोशंस के बियॉन्ड नहीं कुछ डिकोड कर पाते, इसलिए वो पागल हो जाते हैं। ये भी उमेश ने दिखाया है। सेकेंड मुझे इसमें एक और चीज़ लगी, वो ये है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल मैसेज है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी इस पूरी स्टोरी में। ओवर पॉपुलेशन, पोल्यूशन और इकोलॉजिकल कोलैप्स, ये तीन चीज़ें जो है वो किस तरीके से सबसे बड़ा चैलेंज है आने वाली यूथ के लिए, यानी कि हम लोगों के लिए। अभी तो हम देख ही रहे कि हाँ, दिस वॉज अ प्रोफेसी कि हाँ यही सब चीज़ें हो रही है। और अगर हम एनवायरनमेंट को, प्लैनेट को बचाना चाहते हैं तो हमें बच्चों की कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी, और उनको शायद हम रिकवर नहीं कर पाएंगे जितना डैमेज हुआ है वो, बट बच्चों को एटलीस्ट अडेप्ट करना चाहिए। एज एन एडेप्टेशन एक्सपर्ट तो मैं यही कहूँगा। और एक काफ़ी अलग चीज़ मुझे इसमें दिखी, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरी स्टोरी में, वो ये है कि मास हिस्टेरिया, फेक न्यूज़ और पैरानोइया किस तरीके से एक हेल्दी सिविलाइजेशन को, एक हेल्दी स्टेबल सोसाइटी को बहुत ही डेंजरसली उसका शिकार अगर हो जाए हम लोग तो ब्रेक डाउन कर सकता है। उसका जो भी एंड रहता है वो सिर्फ वायलेंस ही रहता है, सिर्फ इनोसेंट लोग ही इसमें मर जाते हैं। और इनोसेंस के बारे में बात करूँ तो वही कि बच्चे अपनी इनोसेंस धीरे धीरे लूज करना शुरू करते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट होप इन डिस्पेयर। एज एन हॉरर मांगा इसमें कुछ काफ़ी टेंस स्केरी सिचुएशंस है। सबसे पहले तो ये काफ़ी लवक्राफ्टियन स्टोरी है, कुछ चीज़ें होती है, क्यों होती है हमें नहीं पता चलता, बट उनका हॉरर वही है कि द फियर ऑफ अननोन और द फियर ऑफ इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग्स। तो यही मुझे इसमें लगा मेन हॉरर इसका। और सेकेंड जो हॉरर है इसका तो वो काफ़ी अलग तरीके का हॉरर है कि बच्चे कुछ सिचुएशंस में अगर चीज़ें करने की ठाने तो वो क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो इसमें एक टाइम आता है जहाँ पे एक बच्चे का ऑपरेशन करना है अपेंडिक्स का, बट इनके पास कुछ भी सर्जिकल टूल्स नहीं है, सर्जिकल ट्रेनिंग या नॉलेज नहीं है, बट एक बच्चे के पेरेंट जो है वो डॉक्टर है, तो वो इस पूरी प्रोसेस को, इस सर्जरी को गाइड करता है। और ये पूरा जो सीक्वेंस था वो काफ़ी टेंस लगा मुझे और काफ़ी क्रिंज हो रहा था मुझे वो सब पढ़ के कि शिट। और हाँ, एक चीज़ जो है वो मैंने इसमें नोटिस की, तो ये स्टोरी काफ़ी मिसोजिनिस्टिक लग सकती है शुरुआत में, क्योंकि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टाइम और ट्रेडिशनल जापानीज सोसाइटी सभी सोसाइटीज़ की तरह मिसोजिनिस्टिक ही थी। तो उमेश की भी इस राइटिंग में हमें मिसोजिनी दिखती है। वो कहता है कि विमेन आर अनफिट टू रूल और गवर्न, क्योंकि वो इमोशनली सोच सकती है। तो इस पूरी स्टोरी में विमेन के कैरेक्टर को किचन की तरफ ही सीमित रखा है, जो मुझे काफ़ी ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव लगा। आर्ट के बारे में इसके बात करूँ तो इसका आर्टवर्क जो है वो शुरुआत में मुझे अच्छे नहीं लगा, इट्स डेटेड, बट धीरे धीरे जैसे मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो आर्टवर्क ग्रेजुअली अच्छा होता गया। और आर्टवर्क की एक अलग ही मतलब कि ब्रिलियंस है इस आर्टवर्क का भी। तो यह आर्टवर्क काफ़ी रफ ऑन द एजेस लगता है, रफ अराउंड द एजेस लगता है, बट इट फिट्स द स्टोरी, इट फिट्स द नैरेटिव।
और बच्चों के जो भी कैरेक्टर्स है और अडल्ट के कैरेक्टर है काफ़ी अच्छे तरीके से ड्रॉ किए गए हैं। सभी के कैरेक्टर्स में काफ़ी अच्छे सा वेरिएशन है और जिस तरीके से हॉरर को इसमें दिखाया गया है तो हर एक आर्टिस्ट की, चाहे वो विजुअल कोई भी विजुअल मीडियम हो, हर एक हॉरर आर्टिस्ट की खुद की एक स्टाइल रहती है। जैसे कि जुंजी ईतो की एक्सपर्टीज पेज टर्न हॉरर में है कि एक पेज में हमें दिखेगा कि कुछ कैरेक्टर जो है वो सरप्राइज दिख रहे हैं और जैसे ही पेज टर्न करेंगे तो एक फुल पेज हमें दिखता है कि कुछ तो वायलेंट या डिस्गस्टिंग चीज़ हमें दिखाई देती है जो एज ए शॉक वैल्यू काम करती है। उमेश की खुद की एक आर्ट स्टाइल है इसमें जो मैंने देखी, तो उमेश 3 या 4 पैनल यूज़ करके हॉरर को, और स्पेसिफिकली स्टोरी में जो हॉरर है वो है कि प्यूनीनेस ऑफ आवर कैरेक्टर्स इन आइसोलेशन इन डेसोलेटेड लैंड, वो दिखाने के लिए उमेश ने 3 से 4 पैनल में कैरेक्टर्स के फेस को या बॉडी को जूम आउट करके पूरा जो ग्रैंड्योर है, पूरा जो स्केल है उस लैंडस्केप का वो दिखाया है, जो काफ़ी ब्रिलियंटली कॉम्प्लीमेंट करता है इस पूरी स्टोरी को और इस पूरी स्टोरी के हॉरर के टाइप को, सब जॉनरा को। बाकी में लवक्राफ्टियन होने की वजह से इसके जो कैरेक्टर डिज़ाइंस है, क्रिएचर डिज़ाइंस जो है वो काफ़ी बॉन्कर्स है, काफ़ी डिस्गस्टिंग है, काफ़ी वियर्डास है। साथ ही में कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से ड्रॉ किए हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं। ऑल इन ऑल इसका आर्टवर्क जो है इज़ एन एक्वायर्ड टेस्ट, इट विल ग्रो ऑन यू एज यू रीड, एज यू प्रोग्रेस द स्टोरी। तो आर्टवर्क मुझे अच्छा ही लगा। उस टाइम के आर्टवर्क में ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एज एन हॉरर कनिस्योर फाइनली मैं इतना ही कहूँगा, द ड्रिफ्टिंग क्लासरूम इज़ अ क्विंटेसेंशियल हॉरर मांगा, हॉरर स्टोरी, और इसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। हाँ, शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसमें कुछ लॉजिक मुझे नहीं दिख रहा है, बट एट वन पॉइंट मैंने लॉजिक को छोड़ दिया क्योंकि इतनी चीज़ें इसमें हो रही थी। तो हर एक पेज टर्न, हर एक नया चैप्टर एक अलग तरीके का फन राइड था और अब कि मैं एंटिसिपेट ही नहीं कर पा रहा था कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या होने वाला है। सो आई वॉज इन फॉर अ सरप्राइज, सो यू विल बी। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, आप इसे ज़रूर पढ़िए। मैं हार्ड कवर रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ये कलेक्शन वर्दी नहीं लगते, बट हाँ अगर आप इसे डिजिटली बाय करके पढ़ सकते हैं तो डेफिनेटली इसे ज़रूर पढ़िए। मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।